हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग आ गए हैं इसमें कहाँ पे, क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स, जो यहाँ मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। बस आप 2009 से 2020 तक यानी कि बड़ा हो उससे मतलब नहीं, दिल थाम के बैठिएगा, खाना वाना खा कर बैठिएगा, क्योंकि यह 2009 से 2020 तक होगा और एक वीडियो में आपको पूरा क्लियर करेंगे। एक ही वीडियो में 2009 से 2020 तक फिजिक्स का मॉडल यानी कि क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है, तो पूरा आज इस वीडियो में हम डील कर देंगे। बस अब लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको 60% यानी कि 35 को में ऑब्जेक्टिव में से आपको 25 ऑब्जेक्टिव पक्का क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली यह बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। कह देते कि 2009 का, हम 2009 से ही शुरू करेंगे, तो हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ऐसे। तो हम लोग कलर चेंज कर लिए। यहाँ पे 2009 से हम शुरू करेंगे, तो 2009 में चलते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कूलम्ब बल। कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल क्या है तो आप बता सकते हैं केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, क्योंकि पूरा अभी 2009 से 2020 तक ले जाना है भाई। तो ये इसका हो जाएगा दोनों, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि जो समरूप चुंबक यानी कि विद्युतीय क्षेत्र, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो, क्या कहा, एक्स अक्ष की दिशा में तो विद्यमान हो, तो क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। समविभव जब एक्स अक्ष कह दिया तो वाई तल, वाई जेड तल, जब जिसमें जो कह दिया ना उसमें वो नहीं रहता है। जैसे एक्स कहा तो इसमें एक्स नहीं है। अगर यहाँ पे जेड कहता तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर जेड बिल्कुल सही हो जाता। अगर यहाँ पे वाई कहता तो ई ऑप्शन नंबर सही हो जाता। समझ रहे हैं बात को? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, क्या संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी लंबाई को घटाना चाहिए। यानी कि कोई भी विभवमापी है उसकी संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसकी लंबाई को घटाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा, ये क्षेत्रफल के वृत्तीय पास यानी कि वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी से चुंबकीय क्षेत्र दर्शावे करते हैं, तो पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 2b ए के पावर, देखिए ए क्यू होता है, ए क्यू रूट कह सकते हैं, या ए के पावर 3/2, और अपॉन में क्या होता है रूट, मतलब म्यू नॉट रूट पाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ये आपको सूत्र निकालना पड़ता है। ये लेखन आपको याद कर लीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा मोटा नहीं है, आप निकाल लीजिए खाली चीज। तो इसको निकालना पड़ता है, आप प्रूव करना पड़ता है इस फॉर्मूला लाने के लिए। तो फिर भी आप याद कर लीजिए, किसी मतलब कोई क्षेत्रफल हो, पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, तो पास के चुंबकीय क्षेत्र का आघूर्ण होता है 2b ए के पावर 3/2 अपॉन सबका अपॉन क्या होता है म्यू नॉट और रूट पाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या एल आर, मतलब एल परिरक्त्व और आर प्रतिरोध शीत क्या संधारित है, तो यहाँ पे एल अपॉन आर का बीमा क्या होगा और आरसी का बीमा क्या होगा, तो एल अपॉन आर का बीमा वही होगा और आरसी का बीमा वही होगा, यानी कि दोनों का बराबर होगा। यानी कि देखिए यहाँ भी टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यानी कि सब जीरो है उसको हटा दीजिए, यहाँ भी टी है उसका भी टी, यानी कि दोनों का टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों का बीमा समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबक के tan A तथा tan B की स्थिति में, यानी कि tan A तथा tan B की स्थिति में दूरी, यानी कि दोनों की दूरी बीच क्या है, डी है, डी दिया आर दिया, कोई बात नहीं है। डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 है, यानी कि B1 तथा B2 हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, B = म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के होल स्क्वायर, और B2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 हो, तो वही लिखना रहेगा, यहाँ पे m हो जाएगा, क्या m अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह फार्मूला आपको निकालना पड़ता है, ऐसे ना नहीं निकालेंगे, आपको याद कर लीजिए, फार्मूला प्रूव करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के तरंग में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होता है, यानी कि जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर यानी कि कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्काई वेव संचार आधारित है, तो स्काई वेव संचार क्या आधारित है, तो आप बता सकते हैं आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर मोडुलन का सही जोड़ा निकालना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे गलती हम चुनते हैं पहले, गलती देखिए एक का मतलब यहाँ पे डी का एक तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी में देखिए डी का एक तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत।
ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 का तो 1 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब बचा बी और ए। बी और ए में देखिए बी यहाँ भी ए में है, यहाँ भी ए में, चलिए सही है। बी बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कि बी बराबर 2 ये भी सही है, लेकिन यहाँ बी बराबर ये भी सही है, चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए यह और यह में दोनों में देखिए बी बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नजर डालें तो यहाँ पे डी, यहाँ पे सी बराबर 3 दिया हुआ है, यानी कि सी बराबर 3, यहाँ पे देखिए सी बराबर 3 दिया हुआ है और यहाँ पे सी बराबर 4 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अब बताइए इसमें से कौन सही होगा। तो आप कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, क्योंकि यह बराबर ये हो गया, यह बराबर ये हो गया, यानी कि दोनों में वही है, इसमें भी इसमें वही है। और कहाँ बचा है, और हमारा बच रहा है कि सी और यहाँ पे बच रहा है डी। तो सी डी में क्या फर्क है, देखिए यहाँ पे इस सी बराबर यहाँ पे 3 दिया रहा है, यहाँ पे सी बराबर 4 दे रहा है, यानी कि सी बराबर यहाँ पे 4 और डी बराबर आपको 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि जोड़ा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं तो ऑप्शन के अनुसार जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मूल गेट क्या है? मूल गेट क्या है? तो मूल गेट क्या है? एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नंद गेट और नॉर गेट होता है जो कि कंबाइंड करके बनाया जाता है, लेकिन मूल गेट 3 ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 में बढ़ते हैं। हम लोग 2010 में आ चुके, 2010 में चलिए इसमें क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है। आयाम मोडलन, यानी कि आयाम मोडलन में मोडलांक सूचकांक होता है, तो क्या होता है? 0 तथा 1 के बीच होता है, यानी कि जो आयाम मोडलन होता है उसमें जो मूल्यांक सूचकांक होता है तो 0 तथा 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हम समांतर प्लेट संधारित, यानी कि समांतर प्लेट संधारित के प्लेटों के बीच कोई, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित है उसके प्लेटों के बीच कोई प्रबंधितांक, यानी टी मोटाई वाले के प्रबंधितांक डाल दिया जाता है, तो संधारित की धारिता बिल्कुल जब डालेंगे ना उसमें प्रबंधितांक, तो उसका धारिता बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर, क्या कहा? 0.05 ओम वाले प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 विद्युत वाहक बल, यानी कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ, जिसको ईएमएफ भी बोला जाता है, तो विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ दिया जाता है, यानी कि सेल से जोड़ दिया जाता है। अगर 2.0 एम्पियर धारा परिपथ से बाहर बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा तो 0.7 ओम होगा। बहुत आसान से बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम बनाने का समय लगेंगे, तो क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अभी 2 घंटे तक सफ़र तय करना है, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक होता है, तो क्या होता है? तो 4.78 × -10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आवेश में का क्वांटम में ESU में मात्रक होता है तो 4.78 × -10 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? संरक्षी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक एकाकीय चालक के लिए, क्या एक एकाकीय चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात है जो कि अचर है? को एकाकीय चालक के लिए कौन है निम्नलिखित में से अचर होता है? तो कौन होता है? कुल आवेश अपन विभव। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी दोनों को सही है, ए और सी दोनों सही हो सकता है। कुल आवेश अपन विभव, यहाँ भी कुल आवेश अपन विभव, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। और यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें से याद रखिएगा, अगर यह वीडियो देख लेते हैं, अगर पूरा वीडियो 2009 से 2020 तक, तो आपको कम 60% कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 35 में 25 ऑब्जेक्टिव आने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा, अगर पूरा याद कर लेते हैं तो यह हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 8 नंबर का है, समरूप वेग, यानी कि समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न क्या करता है? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ध्रुव प्रबलता, क्या ध्रुव प्रबलता का SI यूनिट, यानी कि SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा, एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा, यानी कि ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जोड़ा है, यानी कि AC स्रोत जोड़ता है, यानी कि जुड़ा है, धारा का शिखर मान का महत्तम होगा, यानी कि धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि क्या होगा? जब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/LC होता है। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर कहाँ है? वो यहाँ पे एथी कर दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/LC, उसी को हम इधर करेंगे तो रूट अंदर चल जाएगा, यहीं पर रूट चढ़ जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू
ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 2010 में इतना ही क्वेश्चन था, 11 में बढ़ते हैं। हम लोग 2011 में आ चुके हैं, 2010 खत्म हो चुका, 2011 में। चलिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अपवर्तनांक वाले का, इन अपवर्तनांक वाले शीशे के पट्टी में पथ की लंबाई, यानी कि जो शीशे की पट्टी है उसके पथ की लंबाई क्या है, टी है। टी का समतुल्य निर्वात में क्या होगा, पथ का लंबाई होगा। तो निर्वात में पथ का लंबाई क्या होगा, सिंपल होगा, एन टी होगा, यानी कि गुना हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। लेकिन देखिए इन अपवर्तनांक के शीशा की पट्टी है, उसके पथ की लंबाई दिया हुआ टी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है समतुलांक, यानी कि समतुलांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होगी, यानी कि पथ की लंबाई क्या होगी, तो एन टी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन तो अभी पढ़े है ना, स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षी होता है, अभी तो पढ़े यार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलम्ब आवेश डैश EMS के बराबर होता है, कितना होता है, 3 × 10⁹ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट 1.7 10⁻11 कूलम्ब पर kg होता है। तो यहाँ पे 7 नहीं 8 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपका 7 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विशिष्ट आवेश पूछ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्ट पूछता है तो ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन विशिष्ट आवेश कर दिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम गलती नहीं बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यह क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स का वैल्यू, एक्स पर आवेश पूछ रहा है। देखिए कभी कभी 20 माइक्रो कूलम्ब आ जाता है, कभी कभी -10 आ जाता है, यह कंफ्यूजिंग वाला है। तो आप खुद यह थोड़ा कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा कि डी नंबर होगा। फिर भी आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा 5 का, लेकिन यह लिख दीजिएगा 2011 का 5 का आंसर डायरेक्ट लिख के, तब लिख के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्या होगा 5 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ मनुष्य के लिए विद्युत जो प्रतिरोध होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, शरीर का प्रतिरोध, तो क्या होता है 50,000 ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निकेल है क्या है, तो लौह चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। क्या कहा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि समतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जब समतल दर्पण सिर्पण मतलब सिंपल होता है, यानी कि समतल होता है सभी जगह, तो उसका वक्रता त्रिज्या अनंत होगा यार, उसका कोई फिक्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, यह बार बार आपको हम बताते थे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, डायोप्टर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई और यहाँ पे आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC है में संबंध होता है। तो बहुत सिंपल है, IC इक्वल टू होता है, IC इक्वल टू IE माइनस होता है IB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे, IC इक्वल टू होता है IE माइनस IB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह आपको प्रूव करना पड़ता है, मतलब यह संबंध होता है, निकालना पड़ता है, तो सिंपल है। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मतलब 12 में चलते हैं। हम लोग 12 में आ चुके हैं, 12 में चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में क्या है देखिए यहाँ पे, तो 12 में चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्टैट्यू कूलम्ब, क्या कहा, एक स्टैट्यू कूलम्ब बराबर होता है। देखिए आपको इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है, बस आपको हम वीडियो बनाए हुए थे, रिसर्च करके आपको प्रूव करके बताए हुए थे। अगर विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला नहीं देखें तो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, VBA ऑब्जेक्टिव। तो 1/3 गुने 10⁻⁻10 होता है, -9 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कहीं भी हम आपको इतना अच्छा से वहाँ पे समझा कर बना कर बताए थे, प्रूफ करके कि इतना कैसे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उभयोत्तल लेंस के जो तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंथ की क्षमता पूछ रहा है, तो बस सिंपल है, डायोप्टर बराबर क्या होता है, यानी कि क्षमता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल है, 1/f दूरी क्या है, यानी कि 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर में यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा 5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मीटर में रहता तो ऊपर में क्या होता, ऊपर में क्या होता 1 होता, 100 नहीं होता, लेकिन सेंटीमीटर में है, वक्रता त्रिज्या किस में है, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए 100 लिखे हैं। अगर मीटर में रहता तो 1/ यहाँ पे g हो जाता, यानी कि 1/f हो जाता। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या वक्रता त्रिज्या ना है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ई और बी के समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। ई और बी के बीच समतुल्य धारिता, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है। मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे यही है।
तो आप अगर क्वेश्चन बैंक आपके सामने है तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसको बनाते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए यहाँ पे, तो क्या है यहाँ 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ 4 माइक्रोफैराड है, दोनों की श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर चपटा कर देंगे तो दोनों श्रेणी ऐसे हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। देखिए मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। मैं इसको मतलब थोड़ा ऊपर उठल है तो इसको हम चपटा कर दिए, इसको चपटा कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम अगर इसको चपटा किए हैं तो इसको इस प्रकार से हो जाएगा, तो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। उसी प्रकार जब इसको हम ज्ञात कर लेंगे, चलिए ज्ञात करते हैं। तो 4 माइक्रोफैराड यानी कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 1/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि ज्ञात करेंगे तो 1/c बराबर ना, तो 1/c 1/2 आएगा, तो यानी कि c ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, यानी कि 2 आ गया, यानी कि इसका हमारा आगे इस दोनों का आ गया 2 आ गया, और 2 और यहाँ पे 2 फिर क्या है समांतर क्रम, यानी दोनों जुड़ जाएगा, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा समांतर क्रम में, क्योंकि धारिता का है प्रतिरोध का नहीं, उल्टा होता है, धारिता में उल्टा होता है, यानी कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं, प्रतिरोध के लिए नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के लिए अलग होता है, वह उल्टा होता है, यानी कि अब समांतर क्रम है, यानी कि 2 + 2 हो जाएगा 4, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए 4, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 4 आ गया, ऊपर वाला हॉल करके 4 आ गया हमारा। अब बचा क्या, यहाँ पे इस 4 ई4 देखिए यहाँ पे ई वाला तीनों के हम अगर इसको टांग खींच देंगे, इसको टांग खींच देंगे तो सीधा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं, इस प्रकार से होगा कि नहीं, इस प्रकार से, यानी कि सब फिर श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4, और 3/4 को जब उल्टेंगे तो 4/3, यानी कि 4/3 कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं, यहाँ दिया थोरियम दिया हुआ, थोरियम का 90 होता है, यहाँ पे थोरियम दिया हुआ है, परमाणु संख्या 90 होता है, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या में घटा देंगे परमाणु संख्या, यानी कि बच जाएगा 140, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 230 माइनस 90 कीजिए ना तो कितना आता है, 140 ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तो चाबी होता है, तो आप जान जाइए 1 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो म्यू होता है 1 से कम अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 से अधिक होता है हरदम, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता, क्या का शिखर वोल्टता 420 वोल्ट है, तो आभास यानी कि आभासी वोल्टता हो जाएगा। सिंपल है, इसका क्या करेंगे, उसको घटा दें, यानी कि 1/√, से भाग देंगे, 1/√, से भाग देंगे इसमें 140 में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 240, और यहाँ कट जाएगा तो यानी कि 220√2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक क्या है आवर्धक, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर, तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 एम्पियर की धारा तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो तार में क्या होगा, विभवांतर क्या है, देखिए 10 है, 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 10 विभवांतर दिया हुआ 10 वोल्ट दिया हुआ, तो सबका गुना कर दिया, यानी कि 1500 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1500 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, आप चित्र में दिया हुआ आप कौन सा गेट है, तो देखिए कौन सा गेट है, तो ये एंड गेट का लिए एंड गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एंड गेट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मेरा अगर लॉजिक गेट वाला वीडियो नहीं देखे जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको कम से कम 5 नंबर उससे क्लियर हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉजिक गेट का वीडियो देख लेते हैं, इसका लिंक उसका आई बटन में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखिएगा। इसमें देखिए अगर इस प्रकार से रहता, अगर इस प्रकार से रहता तो और गेट का होता है, नॉन गेट तो नॉर गेट का, तो में यहाँ पे बुनका होना चाहिए, तो हिले नहीं है, तो यहाँ पे देखिए और गेट का यह है, सॉरी अंड गेट का यह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही इसको चपटा कर देते हैं, यहाँ पे खारा है तो ये और गेट का हो जाता है। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 इसी का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्वात में, यानी कि निर्वात में 6000 एम्पियर ये एंगस्ट्रॉन्ग है, तरंग के एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में तरंग दैर्घ्य होगा, तो क्या हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि यह खत्म हो चुका, अगला पार्ट में चलते हैं, यानी कि 2012 का था, 2013 में चलते हैं। हम लोग 2013 में आ चुका है। 2013 में देखिए 9, 10, 11, 12, 13 तक जो था 10 क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, 14 में तो पूछा ही नहीं था, उसका 15 में पूछता है। तो चलिए 14 मतलब 13 में बढ़ जाते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं, लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनाएंगे यदि वस्तु का प्रधान अक्ष पर रखा गया। देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, प्रधान अक्ष पर रखा जाएगा वस्तु को, तो कितना 2 प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि ज़्यादा नहीं 2, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही 2। देखिए आपको ज़्यादा देखिए, और यह क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन को मेरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि विद्युत आवेश क्षेत्र वाला ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, बीबीए ऑब्जेक्टिव, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन मिल जाएगा,
जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो 64 जो बूंद दिया हुआ है उसको वहाँ पे बनाकर बताए हुए हैं, वहाँ पे बनाकर बताए हुए हैं, जाकर उसको जरूर देखिए। वहाँ पे हम बनाकर इसको बताए हुए हैं। तो इसको क्या आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर देखिए, सी आंसर हो जाएगा, 20 आएगा। कैसे देखिए समझा दे थोड़ा। देखिए जहाँ 64 बूंद दिया हुआ है जिसके प्रत्येक की धारिता 5 है, तो 64 बूंद है जो 12 बूंद के धारिता के बराबर होगा कि नहीं, जो यानी कि 64 बूंद की धारिता जो आयतन होगा वो 12 बूंद के आयतन के बराबर होगा। और जब एक का धारिता का इतना है तो यहाँ पे सभी का निकालेंगे तो इसके जो होगा वही उसके बराबर होगा। जब इसको निकालेंगे तो 20 माइक्रो फैराडे। अगर इसको अगर सीखना है तो मेरा आवेश वाला जाके विद्युत आवेश क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव देखिए, उसमें हम पूरा बनाकर बताए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 3 भले 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा सिंपल 2800 कैलोरी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह किताब में आंसर ऐसा दिया हुआ है, यानी कि आप कुछ याद कर लीजिएगा नहीं, यहाँ पे 2800 कैलोरी दिया हुआ है तो दिया हुआ है बस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये तब अभी क्वेश्चन है आयाम मूल्यांकन के सूचकांक का मान तो अभी बताया ना 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की एक किरण स्थैल्य में प्रवेश करती है, भाई यहाँ पर समझिए, जब कोई भी प्रकाश किरण जब स्थैल्य में कोई भी स्थल सूचक हो जाए कुछ भी हो प्रवेश करे तो उसका तीव्रता बिल्कुल घट जाएगा, क्या उसका तरंग दर्द बिल्कुल घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक होता है तो क्या होता है ओम या प्रतिबाधक का, तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल से ओम हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर द्विधारी संख्या 25 को यानी कि दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में बदले। यह क्वेश्चन आपको जरूर 2 पूछेगा बोर्ड में, तो प्लीज़ आप जाकर द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या कैसे बदला जाता है वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, हम बना रखे हैं, अच्छा तरीका समझाए हुए हैं। चलिए 25 का निकालते कैसे निकाला जाता है, तो 25 है तो इसमें 2 से भाग देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 से यानी कि 12 आएगा और एक शेष बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यानी कि 6 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर तो 2 से भाग देंगे यानी कि 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा नहीं तो 11001 कहाँ है 11001 कहाँ है 11001, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखिए बिल्कुल सही है 11001, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको वहाँ पे अच्छा तरीका से बहुत प्यार से ज़्यादा में 15 से 20 मिनट का वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, इससे आपका 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। और आप कभी नहीं भूलिएगा कितनों, यहाँ जरूरी नहीं कि 25 पूछ देगा, 27 28 कुछ पूछ दे, कोई टेंशन नहीं, आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 8 देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाने वाला आ गया, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, तो यहाँ पे देखिए आप धारिता ज्ञात करने के लिए बोलते हैं, यह समांतर क्रम में है तो धारिता में समांतर क्रम में जुड़ जाता है, यानी कि 2 3 5 हो जाएगा। जब 5 होगा जो 5 और यह श्रेणी क्रम में हो जाएगा, 5 माइक्रो फैराडे और 4 माइक्रो फैराडे श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि जब ये जुटेगा तो यह हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं 1/5 माइक्रो फैराडे आप नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 है, यहाँ पे 1/c हो जाएगा। तो क्या इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पे 20 आ जाएगा। जब उल्टेंगे तो 20/9, तो 20/9 का यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 20/9। तो बनाने का प्रयास कीजिए, खुद बन जाएगा, हम बनाकर बताइए दिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि गोला यानी कि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो आप यह याद कर लीजिए विद्युतीय फ्लक्स 36 पाई और 10 टू की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए 36 पाई 10 टू की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, आप याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 2013 खत्म हुआ, 2014 में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा था, अब 2015 में बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आपके सामने है, क्वेश्चन मैं इसको छोटा करने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे अंदाज से बहुत अच्छा प्रकार से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, एक विद्युतीय यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम प्लस 3.2 × 19 कूलम तथा माइनस, देखिए यहाँ पे जो किया गया है तो इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो आवेश दिया हुआ है तो इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है, तो P = क्या होता है Q 2L होता है, 2L या 2A, जहाँ 2A क्या होता है उसके बीच की दूरी होता है, क्या होता है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁻, क्या दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है।
और आपको यह P पूछ रहा है और Q का मान दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए Q का मान हम वह लेते हैं जो प्लस में रहता है, क्योंकि Q का मान होता है ना प्लस माइनस दोनों मोड में होता है, यानी कि मोड में रहता है। तो आप Q का मान कोई एक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम P निकालने का प्रयास करें, P तो क्या होगा, हम एक परिमाण ले लेंगे, यानी कि प्लस वाला परिमाण क्या है 3.2 और गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब, और गुना क्या किससे करना है, इसके बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी क्या है 2a, बीच की दूरी होता है 2a चाहे 2l इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 पॉइंट क्या दिया हुआ है गुने 2 पॉइंट, यहाँ पे लिखिएगा 2.4 10⁻, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखने के प्रयास, गुने में क्या लिखिएगा 2.4 और 10⁻, यहाँ पे 10 है, और जब इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 7.68 10⁻29 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए गुना करके यही आएगा हमारा। अब जाकर देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, देखिए ऐसे कोई बनाकर नहीं समझाता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 7.68 10⁻29 कूलम्ब मीटर, क्योंकि कूलम्ब मीटर से दूध को जो ऐसा ही मात्रा होता है कूलम्ब मीटर होता है, याद कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 32 जो क्या है 64 जो समान बूंदे हैं, यानी कि समरूप है, सब समान है बूंदे, जिसके प्रत्येक की धारिता क्या है 5 माइक्रोफैराड है, जिससे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा, देखिए इसको बनाने के लिए हमको 3 मिनट समय चाहिए, 4 मिनट, क्या आपके पास है तो हम बनाते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। कैसे आएगा चलिए हम आपको बताते हैं, प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। अगर नहीं आएगा, अगर इसको अगर सॉल्व करके नहीं आपको नहीं पढ़ना है, सीधा आपको याद करना है, तो 20 माइक्रोफैराड याद कर लीजिए, अगला थोड़ा सा भगा के याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम इसको बनाते हैं किस पे, देखिए यहाँ पे जब बड़े बूंद की धारिता और छोटे बूंद की धारिता बराबर होगा, क्यों देखिए बताते हैं, बराबर नहीं होगा, मतलब जो आयतन होगा बड़े बूंद का वो छोटे बूंद के आयतन के बराबर होगा, यानी कि जो छोटे बूंद इतना है और बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा, यानी कि सबका आयतन तो बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे, अगर हम इसका आयतन दोनों को बराबर करें, इसका त्रिज्या छोटा आर के लिए छोटा जो गोला है उसके छोटा करेंगे, और बड़ा जो गोला है उसके लिए बड़ा करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम करें, मतलब थोड़ा हम ऐसी करेंगे, तो गोला का मतलब जो त्रिज्या का कोई भी गोला है ना, क्या जो बूंद है, बूंद क्या होता है गोला की तरह होता है, तो बूंद के लिए यहाँ 4/3 πr3 ये छोटा गोला के है, तो छोटा गोला कितना है 64 है, 64 है कि नहीं, छोटा गोला कितना है 64 है, यानी 64 गुने इतना होगा, इक्वल टू जो धारिता होगा बड़े बूंद की धारिता के बराबर, यानी कि 4/3 πr3, तो 12 आर ले लेते हैं इधर 12 का धारिता, यानी कि यह कट जाएगा, यानी कि यह और यह कट जाएगा, तो बचेगा यानी कि 64 आर क्यू इक्वल टू बचेगा 12 आर क्यू बचेगा। जब इसे क्यू जाएगा तो यानी 4 आर बच जाएगा, 12 आर इक्वल टू क्या बचेगा 4 आर बचेगा, 4 छोटा आर बचेगा। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि जो 12 आर है वह बराबर 4 छोटा आर हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ पे धारिता दिया हुआ है, जो एक बूंद की धारिता दिया हुआ है, क्या यहाँ पे एक बूंद की धारिता क्या है 5 माइक्रोफैराड है ना, एक बूंद की धारिता जो कि 5 माइक्रोफैराड है। तो जो 12 बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, यानी कि जो धारिता ज्ञात करेंगे, यानी कि 4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा आर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम सी जब धारिता ज्ञात करें, मतलब एक धारिता के लिए सी इसको टू लिखिए 4π क्या होगा 4π आर, यानी कि 4 मैं फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ 4πε0 आर, यानी कि त्रिज्या होता है, त्रिज्या हमारा छोटा आर के ही है, और बड़ा आर को 4 आर है ना, 4 आर याद रखिए। तो यह मेरा आ गया। जब यह मतलब छोटा आर के लिए जो तो माइक्रोफैराड कितना है, इसके बराबर कितना है, इसके बराबर हमारा कितना है तो 5 माइक्रोफैराड, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड, यानी इसके बराबर 5 माइक्रोफैराड रख सकते हैं ना, इसके बराबर 5 माइक्रोफैराड, यानी कि बड़ा धारिता ज्ञात करेंगे 4π आर, क्या 4π आर बड़ा लिखेंगे ना 4πε0 और आर बड़ा लिखेंगे, बड़ा आर, तो बड़ा आर बराबर कितना है, इतना बराबर कितना है 5 माइक्रोफैराड होगा, यानी कि जो धारिता है यहाँ पे दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, यानी कि इतना बराबर 5 माइक्रोफैराड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बड़ा आर बराबर 4 आर, यानी कि 4 आर यहाँ रख देंगे, 4 आर जैसे ही रखेंगे तो इतना बराबर जो यहाँ पे आर के साथ यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिखने में बन नहीं रहा है, क्या करूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बस आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, अगर समझना है तो सच में, क्योंकि यहाँ पे समझाने में बन नहीं रहा है। तो मैं देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखे तो हम सी को लिख सकते हैं यहाँ पे 4πε0 और 4 आर लिख सकते हैं, 4 आर, क्योंकि 12 आर इक्वल टू का 4 आर था। देखिए अगर 4 यहाँ इसके बराबर आपको जो 1 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पे प्रत्येक की धारिता क्या दिया है 5 माइक्रोफैराड दिया है, तो इसका धारिता हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे हम इसके साथ ही हम लिख सकते हैं 4πε0 आर के साथ ही
5 माइक्रोफैराड लिख देंगे, आप 4 बचेगा, यानी कि 5 चौका 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। हमारे यहाँ जैसे आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ना तो आप बोलिएगा तो अलग अलग समझा देंगे, तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसीलिए बोले हैं कि अगर जिसको नहीं देखना है तो भगा कर देख सकता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किलो मतलब किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका है, तो ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय परिपथ में क्या विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे चुंबकशीलता का ऐसा जो बीमा होता है, चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है वो पूछ रहा है। तो चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, बेसिकली होता है ML, यहाँ पे देखिए ML T इनवर्स स्क्वायर और I इनवर्स होता है, I इनवर्स स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ज़्यादा समय जो लगा था उसी में लगा था, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए आपने यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है, तो क्या होता है, सिंपल में कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में √R² ω² L², यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय तरंग यानी कि चुंबकीय तरंग की संचार की दिशा होती है, तो क्या होती है, E क्रॉस B के समांतर होती है, याद कर लीजिए। देखिए जो समझाने वाला था वो समझाए हैं, जो नहीं समझाने वाला है आपको याद करना ही पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास के स्थल्य में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जब कोई भी जो प्रकाश किरण है जब ग्लास यानी कि स्थल्य में प्रवेश करेगा, ग्लास का कोई भी स्थल्य होगा यानी कि सिल्ली समझ लीजिए, उसमें प्रवेश करेगा तो क्या होगा वो पूछ रहा है, तो क्या होगा, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तरंग दैर्घ्य घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयाम मूल्यन सूचकांक का मान होता है, तो आयाम मूल्यन सूचकांक का क्या मान होता है, आपको पता होना चाहिए, 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए 0 तथा 1 के बीच। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर गेट, क्या कहा, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, तो नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो नॉर गेट के लिए आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए a+b और इक्वल टू वाई, और इस पर एक रिंग चढ़ा देते हैं नॉर गेट के लिए। और गेट के लिए क्या है, तो यह है, नंद गेट के लिए क्या है, तो यह है, और यह क्या है यहाँ पे, सॉरी यह और गेट के लिए, यह है एंड गेट के लिए, याद कर लीजिए। देखिए अगर आप मेरा लॉजिक गेट वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी जब उसके सतह पर कहे, जो सतह पर तो सतह के लंबवत होती है, अगर उसका अंदर कहे तो शून्य होती है, याद कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही जगह। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत पूरा आपको हम जो क्वेश्चन बैंक है पूरा करा देंगे, और जो मोस्ट VVI मैथ्स सब कोई भी सब्जेक्ट है सब का हमको क्लियर करा देंगे एग्जाम तक, आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मुक्त आकाश का परिवैद्युतांक होता है, यानी कि मुक्त आकाश का परिवैद्युतांक कितना होता है वो पूछ रहा है, तो 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी समझाने वाला होगा आप जरूर समझाएंगे, जो याद करने वाला होगा तो आपको याद कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि विद्युतीय परिपथ, जो विद्युत परिपथ का शक्ति होता है क्या होता है, V²/R होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन EV की इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम संबंध है, यानी कि लेंज का नियम है किससे संबंध है वो पूछ रहा है, तो किससे है, तो ऊर्जा से संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए अंतिम प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे एक ट्रिक लगाइए, आपको उस खगोलीय दूरदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको प्रॉब्लम होता है। सरल क्या स से लिखा था, यानी कि सीधा, और खगोलीय क्या से लिखा था, ख से लिखा था, यानी कि सीधा समझिए आप, दोनों में दूरदर्शी रहता है, तो खगोलीय कहे यानी कि खगोलीय, देखिए दोनों में होता है, काल्पनिक दोनों में होता है, यानी काल्पनिक यानी कि आभासी, और फंसता कहा बात है कि सीधा बोलता है या उल्टा, इसमें फंसता है, यानी कि सब काल्पनिक होता है, इसमें भी काल्पनिक और इसमें भी काल्पनिक, यह याद कर लीजिए, दोनों में काल्पनिक, वास्तविक वाला तो होबे नहीं करेगा, तो काल्पनिक दोनों में होता है, यानी कि ये भी सही हो सकता है ये भी, लेकिन यह कंफ्यूजन होता है कि यह सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो देखिए आपको सरल कहे स से सीधा, यानी कि वो हो सकेगा, या खगोलीय कहे तो आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि जब सीधा आपको याद हो गया स से सीधा, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए काल्पनिक और सीधा, तो आपको खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के काल्पनिक और उल्टा, सिंपल परिभाषा, सिंपल से आप ट्रिक लगाइए, यानी कि सरल कहे स से सरल होता है, यानी कि स से सीधा, और यहाँ पे उल्टा, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर में खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा, काल्पनिक और उल्टा, यानी कि आभासी और उल्टा, आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। यहाँ पे ट्रिक लग गया, आप समझ गए होंगे।
अब कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, यदि समान फोकस दूरी के दो आभासी लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो उसका संयोजन के फोकस दूरी सिंपल से आप ज्ञात कर सकते हो 1/f इक्वल टू संयोजन के फोकस दूरी 1/f प्लस 1/f। अगर इसको हम लॉसल है तो f आ जाएगा यहाँ पे, और 1 + 1 यानी कि यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ज्ञात करें तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/f। जब f को ऊपर करेंगे तो f/2 हो जाएगा यहाँ पे, इसको f को ऊपर करेंगे तो ये भी f ऊपर चल जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि f/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। एक मिनट, आपको ऑप्शन नंबर सी में देखिए नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर f/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। समझ गए हम किस प्रकार से बनाया है, कुछ नहीं किए हैं, यानी कि 1/f बड़े f यानी कि संयोजन का फोकस दूरी, तो 1/f प्लस 1/f किए, उसके बाद f का मान ज्ञात कर दिया, आपको आ जाएगा f/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से समझा कर कोई नहीं बताता, आंसर आपको डायरेक्ट बता देगा, कोई समझाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करता है, यानी प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक किसको पुष्टि करता है, तो ध्रुवन को पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्रुवन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, एक पतले फिल्म का रंग का कारण होता है। एक पतले फिल्म का रंग किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए व्यक्तिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यानी कि एक प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इसको शॉर्ट में ईएमएफ के बीच का कालांतर फाई हो तो क्या है, शक्ति गुणांक का मान होगा। तो शक्ति गुणांक का क्या मान होगा, सिंपल में तो cos फाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, cos फाई। याद कर लीजिए, जो इसका बीच का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो cos फाई होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वप्रेरण का मात्रक होता है, तो स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, हेनरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए हेनरी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, क्या कहा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, आपको यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या पूछता है, आवृत्ति पूछता है। देखिए यहाँ सिंपल है, आई इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 0.6, साइन यहाँ पे देखिए 2 होता है, 2πt होता है, 2πt। तो यहाँ पे अगर हम 2 करें, 2 गुने अगर 50 करें, 50 हो जाएगा, यानी कि 50 आवृत्ति गुने होता है, मतलब आवृत्ति गुने 2 होता है, आवृत्ति, तो आवृत्ति गुने 2 यानी कि 2 अगर फॉर्मूला से छाड़ दे तो 50 बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, निकेल, निकेल क्या है वो पूछ रहा है। तो निकेल क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लौह, यानी कि निकेल है, जो कि NI निकेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10IP होता है, 10IP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10IP याद रखिएगा। बूस्टर का नियम आपको परिभाषा में पूछता है, तो आपको या तो आपको फिक्स हो गया कि ये पूछबे करेगा, तो 10IP होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, तो अब सिंपल में प्रतिरोधकता क्या होता है, तो घटता है, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता क्या होता है, तो घटता है, और चालकता बढ़ता है। याद कर लीजिए क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता घटेगा, तब ना चालकता बढ़ेगा। क्या कि आपको पता होगा कि जब ताप घटता है तो चालकता बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोध घटेगा, यानी कि जब चालक बढ़ रहा है तो उससे प्रतिरोध कम हो रहा है, उसमें विरोध कम किया जा रहा है, यानी कि उसको रुकावट कम हो रहा है, यानी कि प्रतिरोध घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए समझने वाली है, आपको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वर्ग मान तथा क्या मूल मान के पूछा है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे शिखर मान तथा वर्ग मधमूल मान पूछा है, आपको उल्टा नहीं कि वर्ग मधमूल मान और शिखर मान उल्टा करके पूछ देगा, तो कभी कभी इसमें ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वर्ग मधमूल मान और तथा शिखर मान पूछता तो आपका यह आंसर होता, लेकिन यह उल्टा पूछ दिया है, शिखर मान पहले कर दिया है, उसके बाद वर्ग मधमूल मान बाद में कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28, टीवी प्राशन के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो टीवी प्राशन के लिए किसका होता है, आपको पता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग 2016 में आ चुके हैं, 2016 में 15 खत्म हो चुका, 2016 में आ गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ जाते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या, पी आघूर्ण वाले, क्या कहा, पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि देखिए पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला जो होगा बल क्या होगा, उस पर लगने वाला टार्क क्या होगा, तो क्या होगा,
P क्रॉस E, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, P क्रॉस E होता है, E क्रॉस P नहीं, P क्रॉस E होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन है, देखिए बनाने वाला क्वेश्चन क्या है, दिए गए ए और बी के समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 माइक्रोफैराड है। लेकिन ए क्या है, श्रेणी क्रम में, तो यहाँ धारिता श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/6 प्लस 1/6। धारिता ज्ञात करना है, यानी कि सी ज्ञात करना है, यानी कि 6 लेंगे, यानी कि 1 + 1 यानी कि हो जाएगा 2/6, यानी कि कट जाएगा 3 मतलब है, यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा, सी यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6 समांतर क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में सीधा जुड़ जाता है, यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने ही है, क्या जो दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ का शक्ति होता है, तो शक्ति कौन होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, देखिए एम होता है पहले, एम एल 0 होता है, T इनवर्स क्यू आई इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। पहले आई दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एम एल 0 होता है, T इनवर्स स्क्वायर होता है और आई इनवर्स होता है, तो यह होता है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कुछ क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा, ये तो अभी बताए हैं, लेंस का नियम संबंधित है, तो ऊर्जा का बहुत सिंपल है, 15 में देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक पूछ रहा है, शक्ति गुणांक यानी कि R/√R² ओमेगा² L², यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना यानी बढ़ाया जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है, तो लटकाई हुई चुंबकीय सुई की आवर्तकाल होता है, तो क्या होता है आवर्तकाल, आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधा हो जाता है। जब उसका आवर्तकाल पूछा जाएगा, यानी कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ाया जाता है, तो उसका लटकाई की सुई की आवर्तकाल क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तभी क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी के लिए, अभी बताया है, समझेबो कि अच्छा से, तो उल्टा होता है, बस खगोलीय के लिए उल्टा, यानी कि सरल के लिए सीधा, तो काल्पनिक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटा किरण विक्षेपित होता है, तो अब चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बीटा किरण किससे विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों से, क्योंकि देखिए हम थोड़ा हाली हाली चल रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको अभी पूरा 20 तक ले जाना है ना। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो अभी बताया है नॉर गेट के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि a + b = y क्या होता है, बेसिकली और गेट के लिए होता है, क्या होता है और गेट के लिए, तो और इसी में छुपा है ना, और इसी में छुपा है, और एन है तो एन लगा दिए तो नॉर हो जाएगा, तो आप इस पर लेटरिंग लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताइए कि नंद गेट के लिए है, और गेट के लिए, एंड गेट के लिए है, तो सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 11 यह तो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, 64 बूंदों के लिए तो 20 हो जाएगा आंसर। 64 बूंदे के लिए जिसके प्रत्येक की धारिता 5, अभी समझाया इतना पर अच्छा से, मिलकर एक बड़ा बूंद बन जाता है, तो धारिता क्या होगा 20 माइक्रोफैराडे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या है, यानी विद्युत चुंबकीय यानी कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अभी बताए हैं, यानी कि 0 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे विद्युत वाहक बल की बीमा बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, तो होता है ml² T इनवर्स Q I इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। अगर आपको यहाँ पे कोनों में आई क्यू देगा तो गलत है वो, कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आई इनवर्स ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये नहीं कि आप यहाँ पे देखिए ml दे दिए, ml² दिया, T इनवर्स Q दे दिया और I इनवर्स Q दे दिया, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे I इनवर्स होना चाहिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एमीटर घंटा मात्रक है, तो एमीटर घंटा किसका मात्रक हो, तो आवेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिघात का मात्रक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ओम है, यानी कि ऑप्शन नंबर प्रतिघात प्रतिबाधा जो कहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ओम। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 जब प्रकाश की एक किरण ग्लास में प्रवेश करती है, यानी ग्लास के स्थल में प्रवेश करती है, तो अभी बताया आपको सिंपल में उसका जो तरंगदैर्घ्य है उसका घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए माप सीमा क्या होता है, यानी बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन में ए बिल्कुल सही है, बढ़ती है। यानी कि जब भी जो एमीटर होगा उसका शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रेरण यानी कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना हेनरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, तप्त तार एमीटर द्वारा मापा जाता है, तो तप्त तार एमीटर द्वारा कौन मापा जाता है, तो वर्ग जो मूल औसत वर्ग मान मापा जाता है, चाहे वर्ग मूल औसत मान कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक ऊंचाई ट्रांसफर यानी कि स्टेप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा, देखिए N2 होता है N1 से छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है। N2 जब ही होगा तो N1 से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन में, एक किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। देखिए कितना पीछे पीछे जो भी हम क्वेश्चन किए उसमें से कितना इसमें आ गया। देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत भी पूछा गया था, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से मिल रहा है, इसीलिए कहते हैं आपको याद करना जरूरी है। यहाँ पे है चुंबकीय आघूर्ण का ये सही मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, तो आपको पता होता है आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, यानी कि अगर 25 का आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह बढ़ जाती है। यानी कि देखिए इसमें माइक्रोस्कोप की नली की जब भी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोनों की ऊर्जा का था hc/λ होता है, यानी कि hc/λ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका महत्तम भेदन क्षमता होता है, तो गामा किरण है जिसकी महत्तम भेदन क्षमता होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। और इस मतलब 2016 में 28 ही क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 2016 में देखिए 28, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पी टाइप और चालक में उसका मूल धारावाहक होता है। देखिए समझिए यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप में, तो पी टाइप में होल्स होता है, यानी कि बीबर कह सकते हैं, बीबर भी होल्स को कहा जाता है बीबर। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे समझिए एन टाइप, एन कहने का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से समझदार है, एन इलेक्ट्रॉन, जब एन टाइप कहे तो इलेक्ट्रॉन, जब पी टाइप कहे तो होल्स, सिंपल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, मतलब कुछ जो होता है 2017 में चलते हैं। हम लोग 2017 में आ चुके हैं, 2017 में 16 खत्म हो चुका, 2017 में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, जो 17 में आ गए हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब इतना मेहनत करके आपके लिए 2009 से 2020 तक हम दे रहे हैं। केमिस्ट्री का इससे पहले नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसका वीडियो बंद रखा है। और फिजिक्स का यह है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोले के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। यानी जब किसी भी जब आवेशित चालक के भीतर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा ना तो शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग दे दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, सी जिसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिसके प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ना, यानी कि 1/c क्या हो जाएगा, बड़ा सी है तो क्या हो जाएगा 1/c, जब सब का धारिता समान है यानी कि 9/c प्लस 1/c, यानी कि इसका भाग लेंगे c हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि 3/c, यानी कि इसको उल्ट कर देंगे, इसको उल्ट यानी कि c/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ग में यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या 2 सेलों जिसकी विद्युत वाहक बल, यहाँ 2 सेल जिसका विद्युत वाहक बल ε1 ε2 दिया हुआ है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 दिया हुआ है, तो अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसका समतुल्य धारिता का विद्युत वाहक बल क्या होगा, बस ε1 R2 और ε2 और यहाँ पे वो R1 और अपॉन में R1 + R2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पूछ रहा है। तो वेरी लेसर देन होता है, यानी कि म्यू होता है जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा 1 से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से वेरी होता है, लेसर देन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक पूछ रहा है। तो ध्रुव प्रबलता एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हीट, यहाँ विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग होता है वह है, यानी कि जिसका व्यवहार किया जाता है, यानी कि नाइक्रोम का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाइक्रोम का, यानी घ लिखा है वो कोई बात नहीं, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, शोषित विद्युत ऊर्जा होता है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीटस्टोन ब्रिज द्वारा मापा जाता है। हीटस्टोन ब्रिज द्वारा क्या मापा जाता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युत धारा जिसका समीकरण देखिए, अभी क्वेश्चन यहाँ बताए हैं 2015 में देखिए क्वेश्चन बताए हैं, बहुत सिंपल है, 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अभी बताया 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ यहाँ समझिए, शीर्ष धारा यानी कि शिखर धारा जिसको कहते हैं आई नॉट दिया हुआ है और वर्ग मधमूल मान यानी कि RMS दिया हुआ है। तो इसमें संबंध देखिए, तो RMS यानी कि शिखर धारा अपॉन √2 होता है, यानी कि शिखर धारा यानी कि शीर्ष धारा
जो कि आई नॉट अपॉन रूट टू देखिए कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए जो कि रूट टू इधर ला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष कह दिया जिसको उपचार के लिए व्यवहार किया जाता है। तो आप समझ लीजिए निकट कितने अक्षर से लिखा हुआ है, निकट, निकट 3 अक्षर यानी कि 4 अक्षर में जाएगा, यानी कि अवतल। जब दूर कहता है, दूर यानी कि दीर्घ, वो भी 2 अक्षर से यानी कि तीन अक्षर में 1 अक्षर बढ़ा दीजिए, यानी कि निकट है तो अवतल में चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांच से हवा में प्रवेश करते क्रांति कोण कम हो जाता है, यानी कि सबसे कम पूछा है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो किसमें, बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है क्रांति कोण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ख। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पुष्टि करता है, तो बहुत आसान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ग ध्रुवन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ समझने वाली बात है, देखिए एक लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू यानी कि 1/5 दिया हुआ है, तो नभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, जिसका नभ्यांतर है क्या, एक हवा में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो हो जाता है कितना, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए यहाँ भी लेंस की क्षमता उतना ही दिया हुआ है जितना यहाँ कह रहा है, तो 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर यहाँ दिया था, यानी कि ये तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ ये भी क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की संचार की दिशा को होता है ई क्रॉस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी अपॉन ई का मात्रक होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए सेकेंड पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पर मीटर को इन्वर्स में भी कर सकते हैं, यानी कि वाला सेकेंड इन्वर्स दिया हुआ मीटर इन्वर्स वही बात है, या पर मीटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो वह उसकी धातु का जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन उस पर निर्भर करती है कि वह कैसा कार्यफलन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से कौन आवेश रहित है, तो आवेश रहित कौन है, फोटोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, घ नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ती, क्या नहीं पड़ती, ध्यान दीजिए नहीं पड़ती है, तो फुंड श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए फुंड श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख में फुंड श्रेणी जो कि नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा इलेक्ट्रॉनों में, यानी कि यहाँ पे देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, चलिए इसका आप आंसर बता दीजिए, छोड़िए इसका आंसर आप ही बता दीजिए, चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ए होगा कि बी होगा, ये सब गलत है, ये सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें से बताइए, इसमें से कौन सही है, इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दीजिए, इसका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि जो बोर है, बोर एक वैज्ञानिक है, कक्षा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतना है जो प्रथम कक्षा के लिए, तो इसको दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होता है बताइए जल्दी, ये दोनों में से आप आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने समय में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, तो बस सिंपल है, अर्धआयु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 बीटा किरण विक्षेपित होता है, बीटा किरण किससे विक्षेपित होता है अभी बताएं, विद्युत और चुंबकीय दोनों से, यानी कि चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव होना चाहिए, क्या होता है, पंचसंयोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंचसंयोजी, यानी कि एन टाइप और चालक उसे कहते हैं जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ पंचसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है, उसको एन टाइप क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, याद रखिए। और पी टाइप सेमीकंडक्टर वह होता है जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ क्या त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है, उसको पी टाइप बोलते हैं, और पंचसंयोजी को एन टाइप बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा डायनेमो में उपयोग होता है, यानी कि डायनेमो का उपयोग करते हैं एक क्या दृष्टिकारी की भांति कहिए या रेक्टिफायर की भांति कहिए, वही बात है, तो रेक्टिफायर यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर वही बात, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टिकारी कहिए या रेक्टिफायर कहिए वही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नॉर गेट के लिए पूछ दिया, नॉन्द गेट के लिए पूछ रहा है, नंद गेट के लिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देखिए, जो कि और गेट जो यहाँ पे एंड गेट के लिए होता है, एंड गेट के लिए है, तो इसमें एन लगा दीजिए, AND होता है, एन लगा दीजिए तो हो जाएगा नॉर गेट के लिए, ऊपर रेकनिंग लगा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे,
28 में पृथ्वी के एक स्थान पर टीवी टावर की जो ऊंचाई दिया हुआ है 256 किलोमीटर, तो कितनी यानी कि जितनी समय में अधिक यानी कि जितनी अधिक दूरी तक टावर का प्रसारण हो सकता है वह क्या 56 किलोमीटर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह 17 खत्म होगा, 2018 में चलते हैं। हम लोग 2018 में आ चुके हैं, 2017 खत्म, 2018 में आ चुके हैं। देखिए 2018 में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे हुए था, तो थोड़ा मतलब लेंदी क्वेश्चन, फिर भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि हमको पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। चालक के पदार्थ से बना यानी कि बने सीमित, क्या कहा, चालक के पदार्थ से बने सीमित आवेशित पहली चादर यानी कि पतली होना चाहिए, पहली नहीं पतली चादर के सतह पर निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो सिग्मा अपॉन क्या होता है 2f0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला को देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा इसमें बनाएंगे नहीं, आपको हम ऐसे ही बताते हैं। यहाँ पर C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, तो C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र जिसकी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और इसके बीच सिराओं का बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है। तो जो पूछ रहा है 2 माइक्रोफैराड के लिए कितना होना चाहिए विभवांतर, तो 800 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 800 वोल्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है आपका, कह रहा है दिए गए चित्र में आवेश जो Q है पर कुल जो प्रभावी यानी कि प्रभावी जो बल शून्य है, तो Q अपॉन Q यानी कि कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान क्या होता है, तो 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। जब जहाँ समझे मतलब समझाएंगे जरूर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु से दूरी r है, मतलब r दूरी पर विद्युत द्विध्रुव यानी कि समानुपाती होगा। फिर से समझिए, यानी कि जब किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी क्या है, यानी कि r, यानी कि बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर सी में देखिए बिल्कुल 1/r के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, यानी कि प्रभावी धारिता है 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितना संधारित्र की आवश्यकता होगा। जब हम 2 माइक्रोफैराड को कम से कम 4 जब माइक्रोफैराड यानी कि 4 जब संधारित्र को जब जोड़ देंगे तो 5 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि एक चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बढ़ता है वो पूछ रहा है। तो आप 7 नंबर ए, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, यानी कि बढ़ने लिखना चाहिए, बढ़ाने से, यानी कि तापमान बढ़ाने से, पढ़ाने से नहीं बढ़ाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ाने से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यानी किसी चालक का संवेग, यानी कि संवेग दिया हुआ VD तथा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E दिया हुआ के बीच संबंध पूछता है। तो क्या होता है, VD प्रोपोर्शनल होता है, VD प्रोपोर्शनल E के बराबर, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे याद करने वाला है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित यानी कि एक आवेश Q तथा विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो, तो यानी कि संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा वो पूछ रहा है। तो क्या होगा, Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक जो एम चुंबक आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान यानी टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, यानी कि जब 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा तो उसके नए टुकड़े की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा वो पूछ रहा है, यानी कि प्रत्येक नए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो m/2 होगा, यानी कि आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर में बीमीय सूत्र के समतुल बीमा का राशि है। समतुल बीमा का राशि क्या होता है, तो B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बीमा सूत्र के समतुल जब बीमा राशि पूछेगा तो B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B है, और वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितने दूरी पर यानी कितने दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B/8 होगा, B/8 तो कितने दूरी पर होगा, √3 यानी कि √3 इंटू r, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए √3 इंटू r की दूरी पर
आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B/8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है, यानी कि एक सदिश राशि, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि वो बोल रहा है, ये जो निर्दिष्ट किससे होता है वह पूछ रहा है। तो किससे निर्दिष्ट होता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नहीं कि उत्तर से दक्षिण में चल जाएगा, नहीं, दक्षिण से उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल है को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है, यानी कि अर्धवृत्त आकार में मोड़ दिया जाता है, अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है। यहाँ समझिए अर्धवृत्त, यानी कि अर्धवृत्त आकार में इस प्रकार से, ये पूरा वृत्त हो गया तो आधा हम कह रहे हैं, यानी कि एक तार है जिसको हम अर्धवृत्त, जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम है, जिसका लंबाई एल है और त्रिज्या आर है, तो उसको अर्धवृत्त में हम क्या करें, मोड़ दिया जाता है, तो नया द्विध्रुव हो जाता है, क्या होता है 2m/π, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर विद्युतीय यानी कि परिपथ में प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है, इस परिपथ में टी समय यानी कि टी समय में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में दिया 5 इतना दिया हुआ है, परिपथ में यानी कि परिवर्तित होता है, और टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब इसका निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा क्या, जो क्या पूछा है, जो एम्पियर में पूछ रहा है, प्रतिवर्ती धारा यानी कि प्रवाहित धारा पूछा है, जो प्रवाहित धारा यानी कि परिपथ में प्रवाहित धारा पूछ रहा है, जब इसको निकालिएगा तो 0.2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा निकालने का समय नहीं है, यह क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इतना भारी नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यहाँ पे दिया, देखिए यह तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, कैसे, यानी कि 5 cos यानी कि cos WT एम्पियर तथा विभव बराबर दिया हुआ है क्या, 200 साइन वोल्ट दिया हुआ है, तो परिपथ का शक्ति क्या होता है, तो शक्ति होता है क्या, हानि क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ यानी कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा दिया हुआ है यहाँ पे 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह क्षेत्र क्या है, तो एक्स किरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह एक्स किरण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक के लेंस से बना प्रतिबिंब, यानी कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक के लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उसका फोकस दूरी, जब दोनों का लेंस का अपवर्तनांक बराबर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यानी कि माध्यम 1, इसको 1 पढ़िएगा, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण फाई है, यानी कि थीटा है, क्रांति कोण थीटा हो तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा, तो v/sin होगा, यानी कि साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी को क्या कहा, एक सूक्ष्मदर्शी के 1 इंच की दूरी पर क्या कहता है, अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि एक सूक्ष्मदर्शी है जो उसको 1 इंच की दूरी पर जो है उपस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी एम बराबर यानी कि 5 दिया हुआ है, जिसके मतलब आवर्धन जो 5 गुना हो जाता है, करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, यानी कि m = 5 करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, 1.25 डबल डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है। अभी बताएं दूर दृष्टि, यानी कि दूर है, दो अक्षर से लिखा हुआ, यानी कि 3 अक्षर में जाइए, 3 अक्षर से 4 अक्षर में जाइए, यानी कि 2 से 3, 3 से 4, यानी कि दूर लिखा हुआ है, यानी कि 2 से 3, यानी कि 3 में क्या है, उत्तल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह अवतल। 3 में अगर दीर्घ पूछता, दीर्घ दृष्टि पूछता तो यहाँ पे दीर्घ भी 2 अक्षर से लिखा था, लेकिन अगर निकट पूछता, निकट 3 अक्षर से लिखा था, यानी कि निकट के लिए क्या होता, अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किसी प्रिज्म में एक वर्णीय प्रकाश की आपतित होने पर निम्न कौन सी घटना होती है। देखिए जब कोई भी प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वर्ण विक्षेपण भी होगा, विचलन भी होगा, तो व्यक्तिकरण भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सोचिएगा आप व्यक्तिकरण नहीं होगा तो बात समझिए, जब यहाँ पे जब प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश पड़ेगा तो बिल्कुल एक वर्ण विक्षेपण होगा। बात सही है कि जब प्रिज्म से जब पड़ता है तो वर्ण विक्षेपण होता है, साथ में विचलन भी होता है, जब 2 हो जाएगा तो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि ऑप्शन नंबर आप 2
सही है, इनमें उपयुक्त सभी है, तो यानी कि एक का मतलब व्यक्तिकरण भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश तंतु जो संचार होता है निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है? तो प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 25 में यानी कि दो तरंगों के व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिमाणीय आयाम का मान होगा जिस घटना में किया, यानी कि जिसे प्रकट किया जाता है, यानी कि जो दो तरंगे, यानी कि जो उन तरंगों के व्यक्तिकरण से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए बात समझिएगा, यानी कि दो उन तरंगों के व्यक्तिकरण के उत्पन्न अधिकतम परिणाम आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। तो कितना जो प्रकट यहाँ पे है तो कितना हो सकता है? तो यानी कि 5 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, तरंग का कालांतर फाई का पथांतर दिया हुआ है डेल्टा एक्स में संबंध है, यानी कि जो कालांतर फाई और पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो 26 पर नजर डालिए, 26 का सी देखिए, लेमडा अपॉन 2 पाई फाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मानव यदि भेदन क्षमता होता है तो क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कोण को भी वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। क्या त्वरित किया जाता है? तो क्या डिगब्रोगली यानी कि डिगब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी, डिगब्रोगली तरंग दर क्या होगी वह पूछ रहा है। तो एच अपॉन रूट अंडर 2 क्यू एम भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 10⁻⁻10⁻14 हार्ट्स आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण, यानी विकिरण ऊर्जा से फोटोनों की संख्या होगी। तो क्या होगी फोटोनों की संख्या? तो आप सिंपल में बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10⁻20 होता है, यानी कि फोटोनों की संख्या 10⁻20 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? तो वह पूछा है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी में देखिए h/2 पाई जूल सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही होता है न्यूनतम कोणीय संवेग हाइड्रोजन परमाणु की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, किसी नमूना की परमाणु क्रमांक z तथा द्रव्यमान संख्या a है, तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? a-z होता है, यानी कि आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। तो संरक्षित भौतिक राशि क्या है? तो कुल आवेश भी संरक्षित है, रेखीय संवेग भी है और कोणीय संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यानी कि सभी के सभी संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन, फैक्सेमाइड टेलीग्राफी होता है, यानी कि फैक्स का अर्थ होता है फैक्सेमाइड टेलीग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, फैक्सेमाइड टेलीग्राफी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक अर्धचालक को जब टी यानी कि टी यहाँ पे दीवार T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध, जब ठंडा करेंगे देखिए जब तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोधकता घटता है, यानी कि चालकता बढ़ता है। जब ठंडा किया जाएगा यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ेगा, यानी कि चालकता घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक ट्रांजिस्टर को धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होता है? अल्फा जो बीटा होता है 1 से छोटा होता है, जबकि अल्फा होता है 1 से बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बीटा जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा और अल्फा जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 18 में आपका यह क्वेश्चन हुआ। अब 19 में बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, देखिए यह देख पा रहे हैं 1 से 35 तक के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसको आपको जवाब देना है, क्योंकि 2019 में 1 से 35 तक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, पूरा का पूरा जवाब देना था, पूरा का पूरा जवाब देना रहता था, उसमें एक ऑप्शनल नहीं था 2019 में। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक उत्तल लेंस आपको दिख पा रहा है, एक उत्तल लेंस एन अपवर्तनांक एन अपवर्तनांक को पानी में डुबाया जाता है, यानी कि एक उत्तल लेंस को जब एक उत्तल लेंस को पानी में जब डुबाया जाता है तो वो व्यवहार करता है, तो किसके लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की ही तरह। जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए और आंसर के साथ सही आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे लास्ट में आंसर मिल जाएगा, आपको एक पन्ना में लिखा हुआ है आंसर, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एल आर
क्या एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो एल आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ये होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एल जो होता है एल आर का परिपथ का शक्ति गुणांक यही होता है, और सिर्फ आर का कहे तो उसका 1 होता है। अगला क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मान तथा शिखर मान यानी कि वर्गमूल मान और शिखर मान का जो अनुपात होता है तो भी सिंपल है, 1/√2 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बस 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, तो बहुत आसान है, E क्रॉस B यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए E क्रॉस B के समांतर, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बी है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र और ई है विद्युतीय क्षेत्र, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मत मार दीजिएगा बी क्रॉस ई गलत है, यह होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के रंग का कारण है। देखिए प्रकाश के रंग का कारण बेसिकली क्या होता है? प्रकाश के रंग के कारण होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। लेकिन इसमें तरंग दैर्घ्य ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि वेव लेंथ होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, उसकी आवृत्ति ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें तरंग दैर्घ्य दे देता तो तरंग दैर्घ्य मारिएगा, आवृत्ति मत मारिएगा। तो प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? आवृत्ति होता है इस ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे। ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ता है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो घटता है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, यानी कि चालकता जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध बिल्कुल घटेगा। चालकता जब भी बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कोई करा है प्रतिरोध घटेगा, और अगर पूछता चालकता तो बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या कहा कभी? यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 N2 लपेटे हो, क्या हो? यानी कि जब इसमें फेरों की संख्या में कुछ छूट गया है, यानी कि द्वितीयक में फेरों की संख्या क्रमशः इतना लपेटे हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, द्वितीय कुंडली ज़्यादा होता है प्राथमिक कुंडली से, यानी कि यहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि N2 बड़ा होता है, N2 बड़ा होता है N1 से बड़ा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे बात? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यह क्वेश्चन आपको एकदा कोई किसी में पूछे हुए हैं। यदि किसी, यानी कि पृथ्वी के किसी स्थान पर क्या होता है? पृथ्वी के किसी स्थान में टीवी प्रेषण की टावर की ऊंचाई इतना है, तो m मीटर, यानी कि इतना मीटर है, जितनी अधिक दूरी तक टावर की प्रसारण पहुंचेगी, यानी कि जितनी अधिक दूरी तक टावर की प्रसारण पहुंचेगी वह कितनी दूरी होगा? तो बहुत सिंपल है, 56 किलोमीटर। और यह क्वेश्चन हमको बताए हुए हैं पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। यानी कि जब भी टीवी टावर की ऊंचाई इतना ही देता है, ज़्यादा बदलता नहीं है, 245 मीटर है। तो जितनी अधिक दूरी तय करेगी, मतलब जितनी अधिक वह कवर करेगी, मतलब कहने का मतलब है जितनी अधिक दूरी तक वह कवर कर सकती है एरिया को, वह पूछ रहा है। तो क्या 56 किलोमीटर तक एरिया को कवर कर सकते हैं जब इतना मीटर ऊंचाई वाला होगा टीवी टावर। तब टावर समझिए रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सिंपल है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? नंद गेट। क्या नंद गेट का बुलियन व्यंजक होता है? अगर मेरा लॉजिक गेट वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? A.B और इक्वल टू y पर रेकरिंग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह गेट है तो और गेट के लिए बता देते हैं, यह और गेट के लिए है, और यह एंड गेट के लिए है, और यह नॉर गेट के लिए है। देखिए यह और है, यह नॉर है। तो देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है, एन लगा दिए। तो सिर्फ क्या किए हैं, इस पर जो ही है वो है A+B है, ले सिर्फ रेकरिंग लगा के कारण एन लगा दिए तो नॉर हो गया। इसमें क्या है? एंड है, तो इसमें क्या करेंगे? एन लगा देंगे तो यहाँ पे नंद हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ये। समझ रहे बात? बहुत सिंपल है, नंद गेट का यह होगा और एंड गेट का यह होगा। बस उसमें एन लगा देंगे तो यहाँ पर रेकरिंग चढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। क्या अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है वो पूछ रहा है? तो क्या होती है? स्थिर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहा? प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो क्या इसी
वांटहीन धारा पूछ रहा है। क्या वांटहीन घटक क्या होगा? यह सिंपल है, जब वांटहीन घटक पूछता है तो आई लगता है, उसका साइन बदल जाता है, यानी कि साइन फाई हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए आई साइन फाई, यानी कि जब भी प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में जब धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो, फाई की जगह कुछ भी रह सकता है, जब कलांतर यानी कि कोने की बात कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है, तो धारा के वांटहीन घटक क्या हुआ? तो आई साइन फाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? घनत्व का मात्रक पूछ रहा है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? बहुत सिंपल में कह सकते हैं, यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए बिल्कुल सही है। पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं या कूलम्ब मीटर इनवर्स स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो पृष्ठीय आवेश के लिए ही होता है मात्रक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य फोकस के लिए, क्या सामान्य फोकस के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है? यानी सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की फोकस दूरी होता है तो बस कुछ नहीं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे टी लिख रहा है लेकिन टी नहीं एफ लिखा हुआ है, एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यह प्रूव करने के लिए भी पूछ देता है खगोलीय दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं 15, ए अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? अगर जब ए अपवर्तनांक जब ए प्रिज्म का कोण होगा, और ये चाहे कोण की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पतले न्यूनतम क्या कहा, पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण कहे तो बहुत सिंपल है, n-1 इंटू ए होता है, n-1 इंटू ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। माइनस यहाँ पे 1 माइनस एन मत कर दीजिएगा, चाहे 1 n प्लस 1 मत कर दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि n-1 ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यह क्वेश्चन समझने वाले 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब दिया हुआ है, तो क्या अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए? देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि गलत है, कैसे गलत है हम बना कर भी बताते हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जब समतुल्य होगा तो ए डब्ल्यू इसको हम लिख सकते हैं 1/60 प्लस 1/40 लिख सकते हैं। जब इसको हम लॉसा लेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसको हम जब जोड़ेंगे यहाँ पे हम 1/w इसको लिखते हैं तो 5 हो जाएगा ऊपर 120, समझ गए। इक्वल टू करेंगे तो हम यहाँ पे W ऊपर कर सकते हैं, तो W ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर हो जाएगा, यानी कि 120 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5W तो इक्वल टू 5 फिर नीचे आएगा तो 5 आ जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो 24 मरतबे कट जाता है, यानी कि 24 मरतबे कट जाएगा। तो अब देखिए 24 वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, बनाकर भी बता दिया आपको, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 100 वोल्ट तथा 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, क्या कहा, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, यानी जब 100 वोल्ट तक उसको हम आवेशित करेंगे तो उसका संचित ऊर्जा क्या होगा, 1 जूल होगा। तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, तो क्या होगा 2 × 10⁻⁴ फैराडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 × 10⁻⁴ फैराडे, प्लस 4 पर मत जाइएगा, यह गलत है, -4 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, क्या कहा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख को उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। सिंपल आप कह सकते हैं ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकली लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट का बात करें तो निकट के लिए अवतल और दीर्घ के लिए उत्तल। अब देखिए इस प्रकार से समझ लीजिए, निकट के लिए अवतल क्यों, क्योंकि निकट 3 अक्षर से लिखाता है तो आप 4 अक्षर में जाइएगा। जब दूर दीर्घ क्या लिखाता है, जहाँ दूर 2 अक्षर से यानी कि 3 अक्षर में जाइएगा। तो अवतल लिखाता है 4 अक्षर से, अवतल यानी कि जब निकट कहे तो अवतल, क्योंकि निकट में 3 अक्षर होता है तो अवतल में 4 अक्षर। दीर्घ में या दूर में क्या होता है 2 अक्षर, तो इसके लिए जाइए 3 अक्षर में यानी कि उत्तल, समझ गए। और जारा के लिए तो आपको पते हैं यहाँ पे किस लेंस का उपयोग करते हैं, इसके लिए बाइफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, 2 लेंसों का, यानी कि सिलेंड्रिकली लेंस के लिए क्या करते हैं, ओ माय गॉड, सिलेंड्रिकली लेंस के लिए क्या होगा, सिलेंड्रिकली लेंस के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा, एस्टोमेरिटिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से एस्टोमेरिटिज्म हो जाएगा, जो कि बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है एस्टोमेरिज्म के लिए, और इसके लिए ये द्विउत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, समझ गए। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सी हो जाएगा 18 का, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला भी समझने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या समझने वाला है, इसलिए बात समझने वाला है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या कहा, आदर्श ए मीटर कह रहा है। कभी कभी पूछ देगा आदर्श ओल्ट मीटर, क्या पूछ देगा, ओल्ट। तो ओल्ट बेसिकली इस प्रकार से लिखाता है, ओल्ट, ओल्ट। लेकिन ओल्ट पढ़ने में क्या आता है, अ की मात्रा आता है ना, ओल्ट क्या कहिएगा, ओल्ट, यानी कि अ की मात्रा आएगा तो अनंत,
देखिए आदर्श पर मत जाइए, आदर्श दोनों में रहता है, आदर्श ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में रहता है। बेसिकली तो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इस पर पढ़ेंगे, यहाँ पे ए मीटर पर और वोल्ट मीटर पर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, अ के शुरू होता है, तो थोड़ा अ मतलब अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। जब कहा ए मीटर तो शून्य होगा, जब इसका जब पकड़ा गया अनंत तो इसका तो शून्य होबे करेगा, तो ए मीटर के लिए क्या होगा, शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ क्या होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को BH और विद्युतीय क्षेत्र को E द्वारा दर्शाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे जो कि B में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा, सिंपल होता है n प्रोपोर्शनल रूट अंडर BH होता है, BH होता है। तो उसी को हम इधर कर देंगे, n स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं, n स्क्वायर प्रोपोर्शनल BH हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। क्या कहा, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ क्या होता है वो पूछ रहा है, तो गोलीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोलीय होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, यानी कि जो डायनेमो होता है उसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो सिंपल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डायनेमो का कार्य सिद्धांत होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोनों की ऊर्जा होती है। क्या कहा, लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोनों की ऊर्जा होती है, तो hc/λ होता है, समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय, कहा निरक्ष कह दिया, निरक्ष हो गया, अक्षीय नहीं करा, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक तो शून्य होता है, जब अक्षीय कहता था तो कुछ और हो जाता, तो यहाँ पे निरक्ष कह दिया, निरक्ष में शून्य होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 माइक्रोफेराडे और -10 माइक्रोफेराडे को दो बिंदु आवेश है और वायु में मतलब परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निकट निकाय की विद्युतीय मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा वो पूछ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, आप सिंपल में कह सकते हैं, जब इसको आपको निकालिएगा, जो मान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो क्या आएगा, -2.225 आएगा, 5 जूल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। क्योंकि यहाँ पे हम निकालेंगे तो यार बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि देखिए हम बता दिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो Q1 Q2 करिएगा अपॉन R स्क्वायर करिएगा, 40 सेंटीमीटर R की जगह रख दीजिएगा और सिंपल में ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, आपको विद्युत ऊर्जा आ जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। बहुत आसान है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण वही होता है, तो क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र बी, देखिए बोले चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा दर्शाते हैं, अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा प्रास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी कि टाउ हो, तो मतलब टाउ का मान होगा, तो टाउ का मान क्या होगा, यह टाउ होता है, तो टाउ का मान क्या होगा, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एम जो है कि चुंबकीय आघूर्ण है और बी है चुंबकीय क्षेत्र, तो एम क्रॉस बी होता है, दोनों को दोनों वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है, यानी कि अब यहाँ तीनों के तीनों, यानी कि जो टाउ भी है वो भी एक, तो टाउ जब ये वेक्टर क्वांटिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, बी क्रॉस एम मत लिखिएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जितने समय में, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, जब जो भी अगर 100 तो आपका यही है, मतलब 100 जो राशि है मतलब एक्टिविटीज जो उसमें से आधा पूरा हो जाएगा, प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, यानी कि 50 हो जाता है, तो बचा कितना 50, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध आयु बोलते हैं, यानी कि अर्ध काम हो गया, अर्ध आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, अर्ध आयु, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, विद्युत परिपथ में बहुत आसान है, V² अपॉन R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, V² अपॉन R या V² पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर सकते हैं। कभी इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मगर हम प्रयास करें V² और R के इन्वर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आयाम, यानी कि आयाम अभिमिश्रण, क्या अधिमिश्रण में अभिमिश्रित सूचकांक होता है,
यानी जो मतलब आयाम के लिए जो सूचकांक होता है वो किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जहां आयाम अधिमिश्रण में या अधिमिश्रित सूचकांक पूछ दे तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बनाने वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, -15 डायोप्टर और 5 + 5 डायोप्टर। तो क्या अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, +10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर आ जाएगा, -10 डायोप्टर। तो मतलब -10 डायोप्टर आएगा जब हम डायोप्टर इक्वल टू निकालेंगे 1/f मीटर। यहाँ मीटर में है तो सेंटीमीटर में सब ऑप्शन है तो ये 100 कर देंगे, तो 100 यहाँ पे सेंटीमीटर कर देंगे। फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर, 100 अपॉन क्या होगा f जो कि सेंटीमीटर में रहता है। तो f किधर कर सकते हैं, तो d के इधर कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ से काट देंगे यानी कि -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। इसका हम सूत्र लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा, d = 100 अपॉन f, अगर f है क्या सेंटीमीटर, याद रखिएगा f सेंटीमीटर में है तब, अगर f मीटर में, अगर मीटर में ऑप्शन दे रहा था तो यहाँ तो 100 नहीं होता, वहाँ पर 1 होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे पीडीएफ तो आपको मिलवे करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी क्वेश्चन बनाने वाला है। एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की जो यहाँ पे कूलम दिया हुआ है तो एक प्रति सेकंड प्रवाहित धारा क्या होगा, तो सिंपल में आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। समझ गया, इसको किस प्रकार से बनाना है हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि 1/1 में भाग दे देंगे 1.6 × 10⁻19 से, -19 से। तो इसको हम क्या करेंगे, जब वहाँ पे 1 रहेगा गुने 10⁻19 है तो ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, अपॉन 1/6 होगा। जब +19 है तो यहाँ पे योग कर देंगे तो यहाँ पे घटा सकते हैं, 18 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इस जब 1.6 से जब 10 में भाग दीजिएगा तो आपको 6.25 आएगा और वहाँ पे गुने 10⁻18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, यानी कि 1 में इतना से भाग दीजिए आपको आ जाएगा 6.25 10⁻18, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहा क्वेश्चन पर फिर से पढ़ते हैं, यदि प्रत्यावर्ती यानी कि यदि एक तार में a एम्पीयर धारा प्रवाहित की जा हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 33। यह क्वेश्चन क्या है, तो गॉस के पर में आप पढ़े हुए वही है। यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के निकलने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स, यानी विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फाई नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गॉस का प्रमेय कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। यदि यानी स्थिर विभवांतर पर किसी चुंबक विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, तो दुगुना। जब आधा करेंगे तो जब क्या विभवांतर कर रहा है ना, जब आधा करेंगे तो दुगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अगर अच्छा से दिख पड़ा होगा, सूर्य के, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अच्छा से नहीं दिखेगा कोई बात नहीं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, जो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सतत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सतत। यहाँ पे याद कर लीजिए सतत, जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बस यही लास्ट हम लोग 2020 में आ चुके हैं, देखिए 2020 में आ चुके हैं, 2020 में। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, लाइक करने यानी कम से कम 1200 लाइक का टारगेट है यार, 1200 लाइक पूरा दीजिए प्लीज़, क्योंकि इतना मेहनत से आपको इतना 2009 से 2020 तक पहुंचा दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, वह पूछ रहा है। सबसे अस्थायी कौन कम है, तो लोहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लोहा है कि सबसे कम अस्थायी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताएं आपको, ऑप्शन नंबर डी में देखिए बिल्कुल सही है, प्रतिबाधा इसका ऑप्शन नंबर डी √r² L² ω², यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कितना बार अभी तो बताएं पीछे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, व्यक्तिकर्ण के फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, यानी व्यक्तिकर्ण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए बिल्कुल सही है, बीटा = d λ/d, d λ/d जो कि छोटा डी जो कि दूरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है, वह पूछ रहा है, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का। अभी बताया थोड़ा देर पहले, अभी बताए हैं कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इतना मेहनत किए हुए हैं, तो प्लीज़। गामा किरणें हैं, गामा किरणें की तरह होती है, तो गामा किरणें की तरह कौन होती है, तो एक्स किरणें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गामा किरणें की तरह कौन होती है, तो एक्स किरणें होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, एटी,
आवेश का बीमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह। आवेश की बीमा क्या होता है, एटी होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर कूलम होता है, यानी कि 1 जूल पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए ज़्यादा इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गर्म एमीटर तार मतलब एक गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान, यानी कि मूल मध्य वर्गमान जो कहिए, चाहे कह सकते हैं वर्ग मध्य मूलमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो तार है, गर्म तार एमीटर कौन मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मध्य वर्गमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितनी से घटती है, यानी कि कितना से घटता है। जो नाभिक होता है उसमें अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या कितना से घटता है, यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव की विषुवत रेखा पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, यानी कि जब हम यहाँ पे नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बढ़ेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, समझने वाली क्वेश्चन है, अभी बताएं थोड़ा देर पहले पी टाइप और चालक में मुख्य वाहक क्या होता है, तो पी टाइप कहा तो होल्स, यानी कि होल्स का छिद्र कह सकते हैं, बीबर कह सकते हैं, होल से बीबर छिद्र वही बात है, तो छिद्र लिखा हुआ है। और एन टाइप, एन से पढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ा आता है, एन इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप रहता था इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पी टाइप है तो छिद्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस राशि के लिए वोल्ट पर मीटर होता है, यानी कि किसका मात्रक है वोल्ट पर मीटर, तो आवेश का मात्रक है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट क्या था, वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है आवेश का मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन अभी बताएं, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक है, तो अभी बताएं एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी होता है, भी यह गलत है, भी क्रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आप वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, आप लोग शेयर कीजिए। कैथोड किरण होती है, तो कैथोड किरण कैसी होती है आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जैसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, चुंबक यानी कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल तथा चुंबकीय लंबाई क्या है, चुंबकीय लंबाई क्या है दिया हुआ है, एल एम दिया हुआ है, तो संबंध क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एल एम इक्वल टू 5/6 LG होता है। कभी कभी आपको उल्टा पूछ देगा, आपको LG दे देगा, LG और इक्वल टू क्या कर देगा, LG देगा, तो उल्टा क्या कर देगा आपको यहाँ पे 6/5 LM कर देगा, तो वही बात हुआ, ये सही होगा या ये सही, यानी बात वही है, इधर सीधा कर दिया, केंचुआ मल्टीप्लाई कर देगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो आपको बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश क्या आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका की आवेशों का योग क्या होता है, तो ये सिंपल है, शून्य होता है, जब दोनों का जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो ये सिंपल है, प्रकाश का वेग निर्वात यानी कि हवा में महत्तम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हवा नहीं निर्वात में होता है, हवा में नहीं निर्वात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निर्वात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह तो किलोवाट घंटा क्या मात्रक है, तब आप बार बार पढ़े हुईएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ, सिग्मा किसी जगह पर नमन कोण है, यानी कि यदि सिग्मा किसी जगह पर नमन कोण है तो tan सिग्मा का व्यंजक होता है, तो क्या होता है, BV/BH होता है, BV/BH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नंबर बहुत अच्छा है, हीरा का पूर्णांक तो होता है 2.42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, 2.42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा क्या है, तो यह बहुत सिंपल है, लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोहा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एमीटर का प्रतिरोध होता है, देखिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि एमीटर का आपको कहे तो एमीटर का शून्य होता है, अगर शून्य उसका जो आदर्श एमीटर होता है उसका शून्य होता है, इसलिए इसका एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये देख पा रहे हैं 24 नंबर में क्वेश्चन के जो ऑप्शन, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए आप चित्र दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कौन सा गेट का है, तो अगर आपको इस प्रकार से कहा तो क्या है, यह क्या है, तो और गेट के एंड गेट के लिए है, अगर आपको कभी कभी आपको इसी के गुमराह करने के लिए आपको इस प्रकार से कर दे
बस वही है, सिर्फ इसको ऐसे कर दिया तो तंगा टेढ़ कर दिया तो क्या होता है, और गेट के लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधा है इसलिए एंड गेट का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर टी इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए ml स्क्वायर टी इनवर्स जो कि प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाभिक का घनत्व लगभग होता है, यानी कि नाभिक का घनत्व कितना होता है, तो 2.29 तो होता है, लेकिन कितना होता है, तो कितना होता है 10⁻17 किलोमीटर पर इनवर्स क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि 10⁻17 होता है, यानी कि 10⁻17 किलो पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की मात्रक पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पे फैराडे मीटर इनवर्स दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का बी बिल्कुल सही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको कभी कभी यह बहुत पूछ देता है बार बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह तो बहुत बार हो चुका है। हाइड्रोजन कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो कौन है यहाँ पे बामर, कौन नहीं पड़ती है, तो अगर नहीं पड़ती है तो फुंड श्रेणी, अगर पड़ती है तो बामर श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य भाग में कौन पड़ती है, तो बामर श्रेणी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 नंबर, प्रकाशित पथ बराबर होता है, यानी कि प्रकाशित पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक और पथ का गुणा, यानी कि अपवर्तनांक होता है तथा पथ का लंबाई के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमका प्रकाशित पथ निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि दो समान धारिता जिसका सी है और उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी कि समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ने के लिए क्या होता है, C1 + C2, तो आपको दोनों संधारित्र समान, यानी कि सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, यानी कि 2C हो जाएगा। जोड़ने पर क्या होगा, उसकी समतुल्य धारिता, तो समांतर क्रम में सीधे जोड़ दिया जाता है, यानी कि दोनों का संधारित्र समान है, यानी कि सी है और प्लस सी कर देंगे, यानी कि 2C, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, रेडियो एक्टिविटी परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो ये रेडियो एक्टिविटी के लिए परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं 34 का डी नंबर देखिए, अर्ध आयु इक्वल टू होता है 0.69, यानी कि 0.69, 1 तो ऐसे ही रख दिया है, 1 गुने औसत आयु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्या कहा, तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग है जो कि नहीं होता है, यानी कि चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, तो ध्वनि तरंग, यानी कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब ज्ञात करना है, यह इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, तो आप ज्ञात कीजिएगा, तो FO/A एल आता है, एल माइनस में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखिए बिल्कुल सही जगह माइनस लगा रहता है, -FO/U आता है, इंटू में तब आएगा 1 + D/FE, तो इसमें भी रहता है इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे तेजी से चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु, यानी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, यानी कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 38 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है, तो क्या होता है, λ = h/mv होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, यानी कि m द्रव्यमान के भी वेग गतिमान, यानी कि भी वेग से गतिमान कण जो तरंग दैर्घ्य होता है, तो क्या होता है, λ = h/mv होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरा यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन अगर आपको सीखना है, अगर सच में अगर 2 नंबर उठाना है, 2 से 3 नंबर, तो एक मेरा आपको वीडियो मिलेगा जो कि इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। डेसिमल नंबर से द्विधारी, यदि बाइनरी नंबर, बाइनरी से डेसिमल, यानी कि द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या द्विधारी संख्या कैसे बदला जाता है, उसका हम वीडियो बना रखे हैं, जाकर देखिएगा। तो 25 को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए 2 से लगाएंगे, यानी कि 12 बचेगा, तो 1 शेष बचेगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 को यहाँ पे लगाएंगे, 2 से क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, यानी कि 11001 कहाँ पे है, तो देखिए 11001 कहाँ है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। अगर इसको सच में अगर अच्छा से सीखना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 25 की जगह कुछ भी पूछ सकता है यार, 1 2 5 10 15 20 50 कुछ भी पूछ सकता है, आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तर लेंस 20 सेंटीमीटर पूछा, तो इसका डायोप्टर यानी कि क्या हो जाएगा 1 ये फोकस दूरी यानी कि मीटर में रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में यानी कि ऊपर 100 रखेंगे तो 100/20 का देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा 5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक AUMS बराबर होता है, तो 1 AUMS बराबर क्या है, तो 1.6 × 10⁻27 होता है 27 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपका यह खत्म हो चुका 2020 में, आपका 42 पूछा था, आपका खत्म हो चुका। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यार इतना उसी समय से हम रट रहे हैं, आपको बता रहे हैं। प्लीज़ 2009 से 2020 कम नहीं है, आपको 1.5 घंटा का वीडियो हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, 1200 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पर जा सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं KKG क्लासेज। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।